जाती है जो है, तो वे एक राजनीति में भी रूप में सक्रिय रहे हैं। वे पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और हमारे एक और अन्य वक्ता सुरजीत जी हैं, जो एक सक्रिय संस्कृति कर्मी और हैं और अध्यापन के पेशे से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत ही आदर के साथ यहाँ पर बुला रहा हूं कि आए और अपनी जगह लें। जमनलाल जी, कंवर संधू जी, राजवंती रास्ते में है, भी आ रही हैं, और सुरजीत जी से आग्रह है कि आप भी हमारे बीच में हैं, आ जाइए। भगत सिंह पर बात करना इसलिए बहुत जरूरी है कि भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने उतना कुछ कर लिया जितना करने के लिए कई कई उम्रें कम पड़ जाती हैं। सिर्फ वे, जैसे ये होता है ना, जैसे जोश में बहुत सारे लोग उस समय ऐसी स्थिति थी कि जोश में आ गए जो है, लेकिन उनके साथ जो जोश था ही जो है, जो लेकिन एक बहुत ही सुस्पष्ट, बहुत दृढ़ वैचारिकी थी जो है, जिन्होंने उनको हमारा नायक बनाया और अभी तक बनाए रखा है और सदियों तक बनाए रखेगी। वे लगातार काम कर रहे थे, लगातार चीजों के बारे में लिख रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, और जो भी चीजें थी जो है उसके बारे में बहुत सक्रिय तरीके से वे अपने विरोधियों को, जो राजनीतिक विरोधी थे, जो उनके बारे में एक दूसरी तरह से राय रखते थे, उनको जवाब दे रहे थे, उनसे डायलॉग कर रहे थे। तो कई तरीके से जो है, और जिसको कह सकते हैं कि जो डर जैसी कोई चीज थी जो है, जो अवतार सिंह पाश के यहाँ भी बार बार आती है कि डर जैसी कोई चीज उन्हें छू भी नहीं गई थी किसी भी तरीके से जो है। जब वे पकड़े गए तब इस बात के लिए वे लोग तैयार होकर के गए थे जो है कि उनको वहीं पर जाना है और बाद में न्यायपालिका का उपयोग करना है अपनी बात कहने और करने के लिए। तो उन पर बातचीत शुरू करने के लिए मैं सुरजीत जी को बहुत आदर के साथ यहां पर बुला रहा हूं कि वे आए और अपनी बातचीत रखें। हाँ, आपको जिसमें सुविधा हो सर, आप सुरजीत जी। जी शुक्रिया। जहाँ पे जमनलाल बैठे हों और जिस वॉल्यूम्स में उन्होंने काम किया, जिस गहराई में और जिस विस्तार में काम किया है, वहाँ पे भगत सिंह के बारे में उनसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, उनसे ज़्यादा गहरी बात करना अपने आप में मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जब ये बहुत सारी डिबेट्स हमारे यहाँ, जब हमारे नायकों के बारे में होती हैं, तो उसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझता हूँ कि आप उसको कैसे बिलोंग करते हैं। आपका अपना जो निजी रिश्ता है, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे बिलोंग करते हैं उसे। उनकी ऐतिहासिकता और उनकी विचारधारा, उनका योगदान, वो अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये नायकत्व का, उसकी जो पूरी संरचना होती है, उसके दो हिस्से लाजमी तौर पे होते हैं। जैसे शुरू में कहा जा रहा था कि हमारे दो बड़े नायक हैं जिनको हम आधुनिक समय में पाश को और भगत सिंह को उस तरह के नायकत्व के साथ उनको याद करते हैं। तो उस चीज में मैं दो चीजों का समावेश मानता हूं। एक उनकी खुद की शख्सियत, उनकी जो ऐतिहासिक उनका अस्तित्व, उनके कार्य, और भगत सिंह और पाश दोनों के मामले में ठोस रूप में हमारे पास उपलब्ध उनकी रचनाएं, वो एक संरचना का एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा, उसमें वो लोग हैं जो अपने आप को
उनमें प्रतिबिंबित पाते हैं और अपने आप को उनके साथ जोड़ के देखते हैं। एक तरह से उस नायकत्व के सृजन में अपनी भूमिका भी अदा करते हैं। तो मैं दोनों चीजों को जोड़ के देखता हूं कि हमारी जो कल्पना है उसको कैसे वो एक तरह से, जो पंजाबी में शब्द है टुम्बना, कि कैसे वो उसमें उतरते हैं, उस आपको आकर्षित पकड़ते हैं। ये अपने आप में बहुत रहस्यमयी चीज बन जाती है। एक बार एक शोभा सिंह आर्ट गैलरी में हम थे, तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो उसने वहां पे शोभा सिंह की बनाई हुई दो के चित्र पड़े थे। एक महात्मा गांधी का चित्र था और एक शहीद भगत सिंह का चित्र था। पता नहीं कैसे कि उनमें भगत सिंह का चित्र बड़ा था और महात्मा गांधी का चित्र छोटा था। तो मेरे बच्चे ने मुझसे ये प्रश्न किया कि ये आकार ऐसे छोटे बड़े क्यों हैं। चाहे वो एक चित्रकार की अपने उस समय में कोई भी चीज रही हो, उसके पास चाहे कैनवस उस समय ना हो, बड़ा कैनवस, छोटा कैनवस हो, ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन मैंने पहले तो उसे ही पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये चित्र भगत सिंह का बड़ा क्यों है। तो उसने कहा कि जितनी उसकी जानकारी थी उसके आधार पर कि भगत सिंह की जो शहादत है, उसका जो कार्य है, कुर्बानी है, वो मुकाबलतन गांधी की हत्या की बनिस्बत ज्यादा उसमें एक महानता ज्यादा है, उसकी अपनी जो बच्चे की समझ थी। जबकि मैं इन दिनों में जब हम गांधी को याद करते हैं, जो छोटा बड़ा करना, ये शायद उतनी एक रेलेवेंट बात नहीं रहेगी। तो मैंने ये सोचा कि एक पंजाबी चित्रकार वो इन दोनों शख्सियतों के बारे में चित्र बना रहा है, तो उस आकार में उसकी जो अपनी पहल है वो खुद ब खुद ही शामिल हो गई है। पंजाब में वैसे भी ये डिबेट भी रहता है, महात्मा गांधी वर्सेस भगत सिंह, और चाहे वो आम लोग हों, हमारी जो फोकलोर है उसमें, या जो लेफ्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें, हम उनको एक दूसरे के वर्सेस करके ज्यादा जानते और याद करते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने उनको जक्स्टापोज कर देते हैं, उसके हवाले से उनको देखते हैं, उनकी वैल्यूज के हिसाब से करते हैं। मुझे लगता है कि मैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री रूप में देखता हूं, और मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मास मूवमेंट नहीं है जिसमें ये दोनों ही रुझान एक साथ ना चलते हों। वो एक दूसरे को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लोगों को घर से निकाल के सड़कों पे बड़े अधिकारों के लिए, चाहे वो आजादी का मुद्दा हो या इनकलाब का मुद्दा हो या जैसे किसानी का संघर्ष हुआ, ऐसे जनतक जो मुद्दे हैं उनके लिए घर से निकाल के लेके आने के लिए गांधी जो है वो एक बड़ा काम वहां पे करते हैं। तो उन जो घर से आए हुए लोग हैं, जो एक तरह से पहला कदम उन्होंने ले लिया है, उनको अगले कदमों पे और अगले रास्तों पे लेके जाने के लिए भगत सिंह एक बड़ा एक काम उनके लिए करते हैं कि उनको शहादत के जो चरम हैं, जो शिखर हैं, उस तक लेके जाना और अपने कार्य में इस तरह की प्रतिबद्धता के साथ जोड़ना कि वो आदमी एक पूरी गहराई से उस राजनीति को समझता हुआ अपने आप को कुर्बान होने के लिए तैयार करता है। ये काम भगत सिंह करते हैं और मैं दोनों को एक ढंग से कॉम्प्लीमेंट्री मानता हूं। लेकिन उन दो चित्रों में एक पंजाबी क्रिएटिव एक आर्टिस्ट का और एक आम पंजाबी का भी उसमें एक अक्स बैठा हुआ है। तो मुझे लगा कि इस वजह से दोनों चीजों को उन्होंने छोटा बड़ा कर लिया होगा। मैं खुद ये कहता हूं, आपको शायद अच्छा भी ना लगे कि मैं 23 मार्च और बहुत सारे दिनों में हुसैनी वाला जाते हैं हम, तो बहुत बार मैं गया हूं वहां पे और मुझे 7 साल वहां पे रहने का मौका मिला। शहीद भगत सिंह फिरोजपुर में रहने का मौका मिला हुसैनी वाला के पास। तो मैं कभी वहां पे उस ढंग से नतमस्तक नहीं हुआ जिस ढंग से लोग जाके वहां पे नतमस्तक होते हैं।
तो ये जब ये झिझक होती है तो मैं इसके बारे में हमेशा सोचता रहा कि ऐसी झिझक मेरे मन में क्यों है। तो मुझे लगा कि शायद मैं भगत सिंह को एक गुजर चुका फिनोमेना नहीं मानता। उनको मैं अपने 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 समाज में भी और अपने अस्तित्व में भी उनको मैं एक बिछड़ा हुआ इमेज नहीं मानता। उनको मैं एक जीवित फिनोमेना मानता हूं, और जीवित जो फिनोमेना है उसके सामने नतमस्तक होने की बजाय उसको आलिंगन किया जाता है, उसको उसके गले में जाया जाता है, उसको उसके गले लगा जाता है। तो ये जो संबंध है गले लगने वाला और उसके साथ एक तव्य एक सुरता महसूस करने वाला, मैं उसे हमेशा महसूस करता रहा हूं। और जब हम कहते हैं कि वो हमेशा ही जवान है, जसवंत जफर की कविता बहुत लोगों ने सुनी होगी कि भगत सिंह जो है सदैव जवान है। लोग अपनी उम्र में आते हैं और बूढ़े होते हैं, चले जाते हैं, वो 23 वर्ष का नौजवान हमेशा ही वो 23 वर्ष का नौजवान हमारे अंग संग हमारे पास रहता है। और अध्यापन के साथ जुड़े होने के कारण जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी नायक को समझने के लिए और उसके साथ जुड़ने के लिए उसके बनने का जो प्रोसेस है उसको जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो प्रोफेसर चमनलाल जी ने भी, प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी ने भी, और पीछे एक किताब, एक छोटी सी किताब सतनाम चांना की आई, वो था भगत सिंह का जो अपना साधारण व्यक्तित्व है, उसकी जो अपनी एक साधारण मानवीय एग्जिस्टेंस है उसको एक्सप्लोर करना। कि हम कई बार नायक बनाते बनाते उनको हम इस कदर ऐसे खोल में और ऐसी लोहे की चिनाई में उसे हम ढाल देते हैं कि उसके पास जाना, उसके साथ जुड़ना अपने आप में भी एक मुश्किल भरा काम बन जाता है। तो मैंने पाश के बारे में एक बार एक पेपर लिखा था, तो उसमें मैंने कहा कि हम बहुत ज्यादा लोग बुतकारी करते हैं और बुत बनाते हैं, और बुत बनाने के बाद फिर सुरखरू हो जाते हैं क्योंकि हम उनको इस ढंग से बना देते हैं, इतना ऊंचा बना देते हैं कि वैसा होने की कल्पना भी हमारे दिल में नहीं आती कि वो तो वही कर सकते थे। हमने ज्यादातर अपने नायकों के बारे में, पंजाब में एक तरफ से बहुत सारे नायक हैं, ये बात अलग अपने, और भारत में सभी जगह में बहुत बड़े बड़े नायक हैं, लेकिन उन नायकों के साथ हमारा जो रिश्ता बना है वो लगभग बुतकारी जैसा बन गया है कि इनके जैसा हुआ नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि उनके जो आत्मीय, उनके मानवीय पहलू हैं, जब सतनाम चांना जी ने किताब लिखी और जब प्रोफेसर जगमोहन सिंह बहुत छोटी छोटी बातें, उनके छोटे छोटे शौक उसके बारे में बताते हैं, वो किन चीजों को पसंद करते हैं, क्या चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं खाने में, और क्या छोटी छोटी बातें जो उस उम्र में होनी चाहिए वो करते हैं, उस ढंग से जो भगत सिंह का एक पूरा अक्स बनता है वो ज्यादा नजदीकी वाला बनता है, ज्यादा आत्मीयता वाला बनता है। उसके साथ हम न केवल जुड़ सकते हैं बल्कि अपने अंदर उनको महसूस कर सकते हैं कि आप कैसे हैं। आप अपने अंदर में उनका थोड़ी अंश आप देख सकते हैं कि मैं भी ऐसी बातें करता हूं। और उनकी जो यात्रा है, हम उनको बनी हुई स्ट्रक्चर के रूप में देखने की बजाय उनकी जो यात्रा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से वो शुरू करते हैं, जब उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है तो शुरुआत में वो बाकुनिन से और जो हमारी एनार्किस्ट मूवमेंट यूरोप में हुई उसके साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनको पढ़ते हैं और उनके बारे में लिखते हैं, प्रभावित होते हैं। उस यात्रा में फिर धीरे धीरे वो मार्क्सिज्म के साथ जुड़ते हैं। और दुनिया में भी दार्शनिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे ऐसा ही हुआ है कि जो एनार्किस्ट हुए उनका जो संबंध है वो समाजवाद के साथ और साम्यवाद के साथ एक अपने तरह के ऑर्गेनिक संबंध उनका बन जाता है। जब हम शब्द ये अपने आसपास विद्यार्थियों के साथ एनार्किज्म के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को एनार्किज्म के बारे में मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमने भगत सिंह के जो उनकी सिखलाई के पहले दिन थे, पहला पड़ाव था, तो उस पड़ाव में बाकुनिन को और एनार्किज्म को उस ढंग से हमने लोगों तक पहुंचाया ही नहीं कि ये संबंध बनता है। जिन्होंने पहुंचाया उन्होंने बहुत ही नेगेटिव ढंग से पहुंचाया, हिंसा के साथ जोड़ के, जबकि एनार्किज्म का अपने आप में हिंसा के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है कि बहुत ही
प्राकृतिक किस्म का संबंध हो और बहुत जड़ों के साथ कोई संबंध हो, उसमें हिंसा और अनार्किज्म को हमने एक ही अर्थों में लेना शुरू किया और उन दोनों को जोड़ के जिन लोगों ने भगत सिंह को दूर करना था उन्होंने भी वो काम किया और हमने भी एक ढंग से, क्योंकि उन्होंने जो पहले पड़ाव पे उनकी समझ थी वो लोगों के बीच में हम लेके नहीं गए। हम एक रेडीमेड जब पूरा बना हुआ भगत सिंह है उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। जो बन रहा भगत सिंह है उसके जो प्रोसेस है उसके बारे में हम कम बात करते हैं। अगर आप यहां से शुरू करें, एक बहुत ही छोटी उम्र में वो अपनी राजनीतिक सिखलाई शुरू करते हैं, फिर उसमें पढ़ते हैं और बहुत गहराई से चीजों को पढ़ने के लिए उनको वो जो यूरोपियन उन दिनों में राजनीतिक विचारधारा के जितने भी पासार हैं उनके साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे करते हुए जब जेल में है वो फिर वहां पे पढ़ाई जो बहुत तीव्रता के साथ होती है उसमें वो फिर जो समाजवादी विचार हैं उनमें परिपक्वता हासिल करते हैं। तो ये जो यात्रा है मुझे लगता है कि ये भी हमें लोगों के बीच में लेके जानी चाहिए, उनकी आत्मीयता की बात और उनकी जो अपनी यात्रा है, उनका अपना जो एक पूरा उसका एक रास्ता है उसको हमें जानना चाहिए। और जब हम उस यात्रा को देखते हैं तो उसके साथ भी हमारा एक अपना जो संबंध है वो बनता है। मुझे लगता है कि भगत सिंह की जो बुतकारी है उसमें भगत सिंह की ग्रेटनेस को एस्टेब्लिश करना, उसे हिस्टोरिसाइज करना, उसकी अपनी जो कोशिशें हैं उनका बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन उस बुतकारी में उनकी यात्रा को समझना और उनकी जो मानवीय पहलू हैं उनके बारे में फोकस करना इन दिनों में शायद ज्यादा जरूरी चीज बन गई होगी और बन गई है दादर। तो आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जब हमारे पास बहुत कम लोग हैं जिनके साथ हम इस ढंग से जुड़ पाते हैं और मैं अपने विद्यार्थी दिनों में जब मैं स्टूडेंट था तो एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गुंटूर में हुई, तो वहां भी मैं गया। तो वहां पे एक ही शहर में गुंटूर में 4-5 कम से कम मुझे जो बुत हैं वो भगत सिंह के वहां पे मिले। कुछ मुझे बहुत हैरानी हुई कि गुंटूर में आंध्र प्रदेश में भी लोग भगत सिंह के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। और चमनलाल जी ज्यादा इस बारे में प्रकाश डाल सकते हैं कि भारत में पता नहीं कितनी जगहें होंगी जहां पे भगत सिंह एक प्रेरणादायी शख्सियत के रूप में वहां पे मौजूद होंगे। और एक ढंग से जैसे भारत को जोड़ने वाली चीजों के बारे में हम जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं आजकल के कौन सी चीजें भारत को जोड़ती हैं, वैसे तो जब सामाजिक चिंतन में कुछ लोग बातें करते हैं तो मेरे ख्याल में हिंदी में वीर भारत तलवार की जो फॉर्मुलेशन है कि भारत को सबसे ज्यादा जोड़ने वाली चीज यहाँ का कास्टिज्म है, क्योंकि एक चीज जो सभी जगहों पे कॉमन है वो एक ढंग से उनका हमारा जो जातिवाद है वो सभी जगह पे कॉमन है। उनका एक वक्तव्य हमारे पास है जो जिसमें उन्होंने ये बातें की थी और वो अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है। तो मुझे लगता है कि हमें ये जो जोड़ने का एक फाशीवादी तरीका है, इसके बरअक्स जोड़ने के इस तरह के जो हमारे बड़े नायक हैं, जैसे गांधी ने अपने ढंग से भारत को जोड़ा है और वैसे भगत सिंह भारत को जोड़ने वाली बड़ी हस्तियों में से एक है। वो केवल पंजाब के ही नहीं हैं। और हमारे यहाँ जब पंजाब में हम जब किसी चीज को क्लेम करते हैं तो पिछले दिनों में उनके जो अक्स के बारे में उनको फिर वो जो संधू जट है वो भी उसमें आ जाता है। डॉक्टर चमनलाल जी गोत ਉਹਨਾਂ ਦਾ गोत ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੰਧੂ ਸੀਗਾ। मैं थोड़ा लगा। और उसको फिर उसकी जो पगड़ी है और उस पगड़ी में उसका रंग है उसको हमने एक ढंग से वो भी जोड़ा। वो जो टोप वाली तस्वीर है और कौन सी पगड़ी वाली तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के बारे में काफी बहस हुई। और उसकी जो सिख होना वो चीज अंडरलाइन हुई। फिर धीरे धीरे ये बात हुई कि आर्य समाज के साथ भी उनके ताल्लुक थे। तो मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग उनको क्लेम करते हैं और बड़े नायकों को लोग क्लेम करते रहे हैं, करना चाहिए उनको एक ढंग से। लेकिन
चीजों को जैसे जातिवाद को फैलाने वाले लोग भी, जटवाद जिसे हम कहते हैं पंजाब में, उसको फैलाने वाले लोग भी, और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग भी, वो भी अपने ढंग से उसको पोर्ट्रे करते हैं। और पिछले दिनों में एक ये जो पिस्तौल वाली तस्वीर है वो पंजाब में काफी मकबूल रहती है। उसका जो वायलेंस में, और ऐसे लोग कैसे हम भगत सिंह के उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम तो हर चीज को सीधा कर देते हैं, हथियारों के साथ ऐसा करते हैं कि ऐसा इमेज भी पंजाब में उनका बनता रहता है। तो इन दिनों में जब ये चीजें आसपास हो रही हैं तो उनमें एक बड़े जो एक लोकतांत्रिक भारत, जो इंक्लूसिव भारत, जो जातिवाद को रद्द करने वाला भारत, वो भारत है, उसको जोड़ने में और समाजवाद के सपने के साथ और लोगों की जो आर्थिक मुश्किलें हैं उसके साथ, आर्थिक मुश्किलों को केंद्र में लाने की जो विचारधारा के साथ, इस ढंग से भारत को जोड़ने वाली जो चीजें हैं, जो इमेजेस हैं, जो हमारे नायक हैं, उनमें मुझे लगता है कि भगत सिंह एक बड़ा काम अब भी कर रहे हैं और कर सकते हैं, और हमें इन बड़े कामों की और भी रुजू करना चाहिए। इन बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, जो आप भगत सिंह की जिस तरह की छवि गढ़ने की तरफ आप इशारा कर रहे थे, उस तरह की मूर्खता कोई जो है यही की बात नहीं है। पिछले दिनों जो है ब्राह्मण महासभा ने जो है उत्तर प्रदेश में तमाम सारे पोस्टर लगाए थे जिसमें आजाद, चंद्रशेखर आजाद को ऊपर से लगाया गया था। तो जैसे कि उनको ब्राह्मण होने की वजह से जो है जिससे जो कुछ किया उन्होंने किया है उसमें जैसे ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है हर जगह चलती रहती हैं, जो है उनके बरक्स हमारा अपना जो काम है हम करते रहेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर चमन लाल को यहाँ पर बुला रहा हूँ कि आए और अपनी बातचीत रखें। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था, हमारी वो वक्ता राजवंती मान जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आ गई हैं, मैं उनको बहुत ही आदर के साथ मंच पर बुला रहा हूँ। आपका स्वागत है। मैं बस थोड़ा इसलिए ही चेक रहा था, राजवंती जी भी तुरंत आई है मंच पर, लेकिन मंच के अपने कायदे और वह मैं राजवंती जी को बहुत बहुत आदर के साथ यहाँ पर बुला रहा हूँ कि वे आए और अपनी बातचीत रखें। जी। शहीद की याद में इस शाम का आयोजन करने के लिए अशोक महेश्वरी जैसी शख्सियत को का हार्दिक अभिनंदन और आभार। मैं भगत सिंह के बारे में इतना कुछ चमन जी बैठे हैं तो वो बता देंगे, लेकिन मैं जो पिछले दिनों अभी कुछ मैंने भगत सिंह को जिस तरह खोजा है या जिस तरह पाया है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगी। दरअसल पिछले दिनों मुझे 3-4 दफा ये मौका मिला कि जो साहित्य है जब्त किया हुआ, उस पे मेरा फोकस रहा और मुझे हैरानी हुई कि अभी तक हमारे पास इतना कुछ है जो भगत सिंह के बारे में दुनिया की लाइब्रेरीज में होगा, और खास तौर से मैं तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ। वहां मुझे इतना ज्यादा मिला है रिकॉर्ड, जो अभी 3-4 किताबों की शक्ल में आएगा, पब्लिश होएगा। अभी फिलहाल जो पिछली 23 मार्च को उनकी शहादत के मौके पे एक किताब आई थी, वो भगत सिंह के एक जेल के साथी जो मद्रास के रहने वाले थे, C.S. वेणु,
उन्होंने लिखी थी और उन्होंने उस किताब में उनकी मुलाकातों का जिक्र किया है भगत सिंह से। और जिस दिन वो सुनवाई के लिए जा रहे थे, ट्रिब्यूनल का फैसला आना था, तो उस दिन उनका जो लिखना है या अपनी किताब में उनका जो कहना है कि उस दिन मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि फांसी होगी ही, और फांसी होगी। तो उन्होंने पूछा कि इतने उत्साहित? कहते हाँ, मैं उत्साहित हूं इसलिए कि इस दुनिया को मैंने देख लिया, मैं देखना चाहता हूं कि अगली दुनिया में मेरे लिए क्या क्या कर्म करना बचा हुआ है। बड़े मार्मिक तौर से वो इस एपिसोड को और एक दो और मुलाकातों को उस किताब में देते हैं। वो CS वेणु की जो ओरिजिनल किताब थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी, मैंने उसको इंग्लिश वाली को भी एडिट किया थोड़ा सा, एक उसकी भूमिका वगैरह, और उसको पिछले हिंदी में भी मैंने कोशिश की कि उसका लिटरल ट्रांसलेशन करूं। वैसे ट्रांसलेशन नहीं किया जैसे साहित्य का अक्सर होता है, क्योंकि ये किताब इतनी मुझे रेयर लगी कि इसको बजाय किसी सरलता के मैं इसको उसी भाषा में लिखूं जिस दार्शनिक तौर पे, जिस तथ्यों के साथ CS वेणु ने इनको 1931 में लिखा था, और वो जब्त कर ली गई थी मद्रास से। और एक बात और है कि ये जितेंद्र नाथ सान्याल की बायोग्राफी के बारे में हम जानते हैं, ये उसके 42 दिन बाद उसी जगह उसी म्यूजियम में दर्ज की गई है, सिर्फ 42 दिन बाद। वो 30 सितंबर को पहुंची है, ये 12 नवंबर को वहां पहुंची है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में। तो ये उस किताब की बात कर रही हूँ जो एक किताब के शिकल में आ चुकी है। इसके अलावा जो मुझे मिला है, भगत सिंह की फांसी कोई ऐसी घटना थी जिसने सारी दुनिया को ही हिला दिया था। भारत तो मेरे ख्याल में उससे कहीं कोई कॉर्नर, गुंटूर की बात कर रहे थे सुरजीत जी, तो गुंटूर क्या, कलकत्ता क्या, गया क्या, जबलपुर क्या, साउथ का क्या, साउथ में बहुत सारी तमिल पांडुलिपियां भी भगत सिंह के ऊपर केंद्रित है। मैं सिर्फ हिंदी साहित्य को वहां से लेके आई हूं। और एक जमनलाल जी अपने शायद एक ब्लॉग में कहते हैं कि हिंदी की भगत सिंह पर केंद्रित कोई 54 किताबें हैं जो जब्त की गई। मेरा ये कहना है कि अगर इनका ब्लॉग की रिपोर्ट निसंदेह वो सही होगी, तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि करीबन 40 किताबें मैंने उसमें अगले आने वाली 3-4 किताबों में दी हैं प्रतिबंधित साहित्य की, जिनमें 30 किताबें तो काव्य आधारित हैं, कविताओं की किताब है। और एक और बात ये कि ऐसे ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने 2-2 किताबें लिखी, दोनों जब्त हुई, और मुझे भगवान की दया से दोनों ही शायद वो शहीद की थी कि दोनों की दोनों किताबें मैंने उसमें शामिल की हैं। जैसे हर्षदत्त पांडे थे जिन्होंने एक मुक्तक और दोहों की शक्ल में एक किताब लिखी भगत सिंह पर केंद्रित, और दूसरी लिखी चंद्रशेखर आजाद पे। दोनों ही एक ही विधा में लिखी हुई किताबें हैं और दोनों मुझे वहीं से मिली हैं। अगली उसमें भोलानाथ दर्दी थे, प्रभु नारायण मिश्र थे, जिनकी 2-2 किताबें जब्त हुई, और दोनों इसमें हमने दी है अपनी काव्य संग्रह, जो करीबन 400 पेज का होने वाला है, आ जाएगा। और उसके अलावा एक नाटक मिला मुझे जो रक्त ध्वज करके, जो पूरी तरह भगत सिंह की फांसी को केंद्र में रख के और नौजवानों से एक आह्वान किया है उठ खड़े होने को, और बहुत ही मार्मिकता से उन्होंने पेश किया, वो भी आ रहा है। तो यही कुछ मेरी जर्नी है। मैं तो कुछ उनके बारे में, उन किताबों में तो जो होगा वो चमनलाल जी ने पढ़ी हुई है, मैं उनके बारे में नहीं, मैं उनके ऊपर ही छोड़ूंगी। बस मैं अभी रोहतक से आ रही हूँ और
अरुण अशोक जी, आपका आदेश था तो मैं आई, और शायद मुझे लगता है हम एक बार और इस पे कार्यक्रम करेंगे जब ये मेरी जैसा कि पब्लिशर का वायदा है 23 मार्च को आ जाएगा। अगर 3 किताबें आ जाती हैं तो फिर से मैं ताकि पाठकों तक पहुंच जाए तो उस पर विचार विमर्श हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनमें बिल्कुल ही एक अलग शख्सियत भगत सिंह की हमें नजर आएगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैंने उनसे महसूस किया है। इन्हीं शब्दों के साथ कि भगत सिंह को किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र में बांधा ही नहीं जा सकता। ऐसी शख्सियत है वो, जिनके लिए हम तो क्या, मैं तो अपने को सौभाग्यशाली इसलिए हूँ, शायद मुझे कैसे जरिया बनाया कि इतनी सारी किताबें मैं ले आई, बस मेरा वही काम है और मैं उसी में लगी हुई हूँ, और शायद आपको पसंद आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया चमन जी, आप संभालिए और हमारी उस किताब की भी बात कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत तो शुक्रिया राजवती जी, और मैं बहुत ही आदर के साथ में चमन लाल जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए और अपनी बातचीत रखें। चमन लाल जी। शुक्रिया। मैं असल में क्योंकि बार बार चर्चा में नाम आ जाता है तो मैं सोच रहा था कि सब हमारे साथी बोल लेंगे तो बहुत सारी जो बीच में शंकाएं या बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, तो मैं आखिर में सब चीज़ों को थोड़ा सा समेट लूँगा। लेकिन फिर भी आपने मुझे पहले बोलने के लिए कहा है तो मैं ज़रूर बोलूँगा। और कंवर संधू जी का भी एक प्रसंग में जिक्र आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा है कि मैं तो साहित्य का विद्यार्थी था, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्यों भगत सिंह में दिलचस्पी। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में किसी भी हिस्से में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के मन में भगत सिंह की एक छवि बन जाती है अपने से। कुछ सुना के बनती है, कुछ पेरेंट्स से सुन के बनती है, कुछ अध्यापकों से सुन के बनती है, लेकिन एक छवि बनती है। लेकिन उसके बाद से, उस छवि के बनने के बाद से मैंने थोड़ा सा बड़े होकर ये लगा मुझे कि मैंने मनमथनाथ गुप्त खुद बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी आंदोलनों के सबसे ऑथेंटिक और बड़े इतिहासकारों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत सारी किताबें हैं उनकी, वो हिंदी और बांग्ला और अंग्रेजी तीनों में लिखते थे और खुद थोड़ा उपन्यासकार भी थे। उनकी बहुत पहले एक किताब छपी थी, मैंने अब भी चलती है वो, भारत के क्रांतिकारी। तो भारत के क्रांतिकारी में उन्होंने रेखा चित्र 16 या 18 क्रांतिकारियों के खींचे थे और मैं अपनी युवावस्था में था और थोड़ा मातृभाषा पंजाबी सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ था और मैंने उसको अपने शौक से पंजाबी में पूरी की पूरी किताब अनुवाद कर दी। बाबा गुरमुख सिंह ललतों देशभक्त यादगार के लीजेंडरी गजल राइटर देशभक्त यादा नाम से एक पाक्षिक पत्रिका निकालते थे पंजाबी में, ब्रिटिश साइड में निकलती थी। तो मैंने पूरा उसको सीरियलाइज उसमें कर दिया। अब उसमें मैंने 6 ही लेख मुझे बच रहे हैं, वो 12 लेख मिल नहीं रहे क्योंकि पुलिस का उस दौर में इतना आतंक था कि खुद देशभक्त यादगार हाल जो छापता था देशभक्त यादा, उनके पास में उसकी कॉपी नहीं। मैंने वो 70s का वैसा दौर था। तो वो उसके बाद से थोड़ी सी मैंने साहित्य के पठन पाठन के साथ दिलचस्पी थोड़ी बढ़ती गई और उस पर हमने काम शुरू किया। तो उसके बाद से खैर मैं, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा लंबी बातें हो सकती हैं, मैं सिर्फ उन बातों पर चर्चा करना चाहूँगा जो थोड़ी कम जानी जाती हैं और थोड़ा जो उसमें राजकमल का योगदान है। तो मैंने भगत सिंह लिख रहे थे, उनके जीवन काल में उनकी रचनाएं छपती थी। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि प्रताप अखबार में जो कानपुर में निकलता था, जिसमें खुद भगत सिंह ने काम भी किया था, बलवंत नाम से होली के दिन रक्त के छींटे, वो छपा हुआ है। मैंने उनके ही जीवन काल में मतवाला में, मैंने कलकत्ता से निकलता था, वो छद्म नाम से लिखते थे। मैंने सिर्फ एक लेख है जो BS सिंधु नाम से लिखा
वो सिंधु लिखते थे, उनकी भतीजी भी उनको सिंधु लिखती है, SINDU। अच्छा, मुझे ये लगता है कि सिंधु क्यों लिखते हैं, मैंने जहां तक मेरा ख्याल है वो संधु को एक गोत्र के रूप में नहीं देखते थे, सिंधु को एक सिविलाइजेशन रूप में देखते थे, क्योंकि उनकी भतीजी, सगी भतीजी वीरेंद्र सिंधु, जो सबसे प्रामाणिक जीवनी पूरे परिवार की उन्होंने लिखी है, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय को रखे, तो तीनों मैंने पीढ़ियों की जीवनी है। वो उनके दादा अर्जुन सिंह से लेके, उनके पिता किशन सिंह से लेके फिर भगत सिंह पे आके, तो वो सिंधु जो है, वो जहां तक मेरा ख्याल है कि उनके मन में ये था कि एक ये सिविलाइजेशन शब्द है, सिंधु सभ्यता, मैंने वो सिंधु सभ्यता से अपने आप को वो संधु नहीं लिखते थे। मैंने खुद भगत सिंह के भतीजे, सगे भतीजे रणवीर सिंह के बेटे शिवनाथ सिंह सिंधु, जो कि आर्मी से मेजर जनरल रिटायर हुए हैं, तो मैंने अंग्रेजी में छपी हुई किताब द भगत सिंह रीडर उनको दे दी कि इसको थोड़ी आप प्रूफ रीडिंग कर दीजिए, क्योंकि अगले एडिशन में कुछ मैं उसमें चीज कर दूँ। तो उन्होंने खुद सिंधु को संधु करके लिखा, तो मैंने कहा जबकि उनको भी ये ध्यान नहीं कि वीरेंद्र सिंधु खुद से अपने आप को सिंधु लिखती। तो वो मैंने एक तो ये मैंने आपको बात बताने वाला था। दूसरा मैंने जो काम, ये भगत सिंह लिख रहे थे अपने जीवन काल में, लेकिन 1947 से लेकर 1974 तक किताब रूप में उनकी कोई संग्रह नहीं छपा। मैंने छपते रहे अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में। सबसे पहले जहां तक मेरा ख्याल है, मुक्ति नाम की हिंदी में पत्रिका निकलती थी, जिसे त्रिनेत्र जोशी, मंगलेश बरार और सुरेश सलेल एडिट करते थे। मुक्ति ने 2 या 3 अंक विशेषांक भगत सिंह निकाले, जिसमें पहली बार उनकी रचनाओं को करीने से रखा। अमरजीत चंदन ने सबसे पहले पंजाबी में लिखता, जिसमें संपादक के रूप में उन्होंने नाम नहीं दिया। हम क्योंकि उनके साथी हैं, कंवर भी जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, दोस्त हैं उनके भी, तो वो जानते हैं कि ये काम अमरजीत चंदन का किया हुआ है। अब वो उसको क्लेम भी करते हैं, लेकिन अभी भी उनका नाम नहीं छपता। वो गुरशरण सिंह जी ने छापा, गुरशरण भाजी उनको कहते हैं। तो बलराज साहनी पुस्तक माला शीर्षक से उन्होंने सीरीज निकाली थी। तो 74 में पहले वो 28 या 29 में पत्र वगैरह छपा। उसमें मैं नास्तिक क्यों हूं नहीं है, मैंने उसमें मैं नास्तिक क्यों हूं नहीं, लेकिन मैं नास्तिक क्यों की भी अपनी कहानी है। मैंने मैं नास्तिक क्यों हूं पे इल्जाम लगता है दोनों तरह के फंडामेंटलिस्ट की तरफ से, सिख फंडामेंटलिस्ट की तरफ से, हिंदुत्ववादी फंडामेंटलिस्ट की तरफ से भी, कि ये भगत सिंह की रचना है ही नहीं, ये तो जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उन लोगों ने इंटरपोलेट की, मैंने उन्होंने अपने से लिख के भगत सिंह से नाम से छाप दी। तो मैंने, अब मेरे लिए भी ये चैलेंज था। अब मैं थोड़ा इस बात को खत्म कर लूं कि 1977 में उससे जो अगली कड़ी है, तो वीरेंद्र सिंधु, उनकी सगी भतीजी, उन्होंने पत्र और दस्तावेज हिंदी में सबसे पहली बार छपे। तो 1977 में जो पत्र और दस्तावेज छपे, वो काफी, वो भी लोकप्रिय किताब है, और वो उसके भी कई एडिशन वगैरह निकल रहे हैं। उसमें भी लगभग उतनी ही रचनाएं थी, 28 या 29, जितनी चंदन वाली किताब में थी। और उसके बाद से सबसे बड़ा संकलन जो भगत सिंह की रचनाओं का छपा, वो प्रोफेसर जगमोहन सिंह, जो उनके सगे भांजे हैं, बीबी अमर कौर के बेटे हैं, उनकी बहन के बेटे, तो उन्होंने पंजाबी में भगत सिंह अते उन्होंने साथियों ने लिखता, ये 83 या 84 में छपा। और उसी किताब को मैंने और जगमोहन सिंह ने मिलकर, क्योंकि मेरा भी इसमें थोड़ा योगदान था, क्योंकि मैंने वो जो है, वो हमारे मित्र कृवेंदु शिशिर ने हमें कुछ रचनाएं मतवाला से उपलब्ध करवाई, और फिर हम दोनों ने मिलके ये भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, ये 1985-86 में पहली बार छपी, जल्द में भी छपी, और उसके बाद से पेपरबैक में भी छपी। उसके बाद तो सिलसिला, अब उसमें मेरी दिलचस्पी फिर इंडिपेंडेंटली ये हो गई कि मैं भगत सिंह के दस्तावेजों, उनकी राइटिंग्स को खोजूं, और उनकी राइटिंग की खोज में मैं अपने अध्यापन के पेशे के साथ साथ अपने शौक से लगा रहा। और दिलचस्प बात यह है कि 27 या 28 दस्तावेजों से बात शुरू होके चंदन से आज तक 133 दस्तावेज मिल गए। मैंने
जो भगत सिंह रीडर हमने अंग्रेजी में निकाला हार्पर कॉलिंस से 2019 में, तो उसमें करीब 130 सिर्फ दस्तावेज शामिल की, राइटिंग। और उसमें भी दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि भगत सिंह के दस्तावेजों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदी की रचनाओं की है, माने करीब करीब हिंदी और अंग्रेजी में बराबर बराबर है। 50 के करीब हिंदी के दस्तावेज हैं, 50 के करीब ही अंग्रेजी के दस्तावेज हैं, और पंजाबी में भी हैं और उर्दू में भी हैं, लेकिन पंजाबी और उर्दू में करीब करीब 15-15 के करीब हैं। मैंने, और कमाल की बात यह है कि वो दस्तावेज मुझे आज तक मिल रहे। वो ऐसा नहीं है कि दस्तावेज छुपे हुए थे, दस्तावेज पड़े हुए थे, उनकी जो है कलेक्शन नहीं की गई। जो मुझे नए दस्तावेज मिल रहे हैं उस वक्त के जो ट्रिब्यून अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में 1930-31 में जो छप रहे थे, वो सब। पिछले दिनों पब्लिकेशन डिवीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे भगत सिंह की बायोग्राफी लिखने के लिए कहा। मैंने कहा मेरा बायोग्राफी कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं पिछले कई साल से तीन मूर्ति से, नेशनल आर्काइव से, यहाँ तक कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के भी दस्तावेज मुझे किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए मिल रहे थे, वेस्ट बंगाल आर्काइव से दस्तावेज, तो मैं अपने कंप्यूटर में इकट्ठे करके रखता रहता था। मैंने अपने ही कलेक्शन के लिए। ये बुतों की बात जब आई तो मैं सब जगह जिस शहर में भी जाता था, कहीं भगत सिंह का बुत मिलता था तो उसकी मैं फोटो खींच के रख लेता था। तो मेरे पास 100 से ज्यादा फोटोग्राफ तो बुतों के हैं। लेकिन अमरजीत चंदन ने मुझे पिछले दिनों कहा मैसेज देके कि भगत सिंह के बुतों का जो है वो जनगणना होनी चाहिए, मैंने उसकी सेंसस होनी चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने खुद में मेरे दिमाग में ये आया था कि किसी एमपी को ये कहूँ कि पार्लियामेंट में सवाल करे, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते इस काम को, कि वो ये सवाल करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि पूरे हिंदुस्तान में भगत सिंह के कितने बुत लगे हुए हैं, कितने वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल्स वगैरह आगे हो जाए। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प चीज है। जब गुंडूर में कहा तो मैंने बहुत सारे शहरों में, पंजाब से बाहर के भी बहुत सारे शहरों के, और खुद मैं दावा नहीं कर सकता, कोई भी दावा नहीं कर सकता सारे बुतों की तस्वीरें खींचने का, लेकिन कम से कम उनकी संख्या पता चल सकती है, वो भी गवर्नमेंट के प्रयासों से चल सकती है। तो ऐसी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि एक किताब और राजकमल का ही अपना ग्रुप की पब्लिकेशन है, लोक भारती की। ये किताब है भगत सिंह, इसका नाम है क्रांतिवीर भगत सिंह, अभ्युदय और भविष्य। अब देखिए, ये टाइटल अपने आप में मैंने सोच समझ के दिया था। मैंने अशोक जी के साथ मेरा लगातार इस बारे में संवाद हुआ है, इस किताब को छपने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा है। क्रांतिवीर भगत सिंह असल में सत्य भगत की लिखी हुई 1980 के 80 की एक छोटी सी भगत सिंह की जीवनी है, और वो सत्य भगत सिंह के साथियों में से थे, मैंने उस दौर के थे। सत्य भगत के नाम पे 1924 या 25 में जो कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में बनती है, कानपुर में जिसका अधिवेशन होता है, उसके संयोजकों में से एक थे। तो उनकी छोटी सी जीवनी को मैंने लिया टाइटल के तौर पे, क्रांतिवीर भगत सिंह। अच्छा, उसके साथ मैंने दिया अभ्युदय और भविष्य। अभ्युदय माने उसका एक अर्थ तो साफ ही है सांकेतिक रूप में कि उनका अभ्युदय, और भविष्य का भी सांकेतिक रूप में साफ है, अभ्युदय और भविष्य। लेकिन अभ्युदय का भगत सिंह अंक बैन हुआ था उसी वक्त 1931 में। मैंने अभ्युदय का जो अभ्युदय कौन निकालते थे? अभ्युदय निकालते थे मदन मोहन मालवीय के सगे भतीजे पद्मकांत मालवीय, और बल्कि कृष्णकांत मालवीय के बाद पद्मकांत मालवीय। उसके सारे एडिटर जेलों में गए, मैंने पद्मकांत मालवीय भी जेल में गए, कृष्णकांत मालवीय भी जेलों में गए। तो जो बैन हुआ था वो नेशनल आर्काइव ने खुद छापा हुआ था, तो मैंने उससे, हमने वहां से प्रति उसकी ले ली थी, छपी हुई प्रति। लेकिन फिर भी क्योंकि लेकिन भविष्य क्या था? भविष्य, ये दोनों इलाहाबाद की पत्रिकाएं थी। भविष्य भी इलाहाबाद की ही पत्रिका थी, जिसको चांद मशहूर है, चांद का फांसी अंक मशहूर है। तो चांद का जो फांसी अंक मशहूर है वो भी राजकमल से ही छपा हुआ है। नया अंक उसका नवंबर 28 में निकला था। तो नवंबर 28 में जो चांद का फांसी अंक निकला, चांद के एडिटर थे रामरख सिंह सहगल। तो रामरख सिंह सहगल ना सिर्फ चांद के एडिटर थे, वो भविष्य के भी एडिटर थे। तो भविष्य उनकी पाक्षिक पत्रिका थी, चांद उनका मासिक था।
तो चांद के बहुत विशेषांक निकले हैं, उसमें अछूत विशेषांक वो भी राजकमल वालों ने ही छापा हुआ है, और भी बहुत विशेषांक है उसके। तो वो मैंने भविष्य का क्या हुआ था कि भविष्य में ये जिनका जिक्र किया अभी राजवंती ने, जितेंद्र नाथ सान्याल, जो भगत सिंह के लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो बरी होने वाले लोग थे, वो सिर्फ 3-4 लोग थे। तो उसमें जितेंद्र नाथ सान्याल भी एक थे। तो जितेंद्र नाथ सान्याल 4 भाई थे, जितेंद्र नाथ सान्याल, शिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, और 3 भाई तो जेलों में रहे, सिर्फ एक भाई गोरखपुर में अब भी वो परिवार रहता है। तो गोरखपुर में उस परिवार के अभी भी एक निचली वाली पीढ़ियों में है, अभी भी उस परिवार से एक शिंद्र सान्याल के सगे पौत्र की अंग्रेजी में किताब आई है, वो आजकल शायद इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन उसके किसी इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, संजीव सान्याल उनका नाम है। तो वो किताब अभी मुझे मंगवानी है और देखनी है। तो शिंद्र सान्याल बंदी जीवन के लेखक थे। तो बंदी जीवन पूरे क्रांतिकारियों के लिए एक तरीके से कहना चाहिए कि वो एक उनका मस्ट रीड था, जिसको कहते हैं कि हर क्रांतिकारी को बंदी जीवन पढ़ना ही है। तो ये मैंने भविष्य में जितेंद्र नाथ सान्याल जो बरी हो गए थे भगत सिंह वाले केस में, तो उनकी जीवनी सीरियलाइज हो रही थी। तो 5 या 6 उसकी किस्तें छपी थी कि छापा पुलिस का पड़ा, रामरक्षण सहगल को भी गिरफ्तार किया गया, जितेंद्र नाथ सान्याल को भी गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र नाथ सान्याल को भगत सिंह की जीवनी लिखने के लिए 2 साल की सजा हुई। जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में बरी हो गए, जो बहुत बड़ा मुकदमा था जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई, लेकिन भगत सिंह की जीवनी लिखने के लिए, और जो असल में वो अंग्रेजी में लिख रहे थे, वो हिंदी के लेखक नहीं थे, रामरक्षण सहगल तो उसको हिंदी में अनुवाद करके वो सीरियलाइज कर रहे थे। और मई 1931 में वो अंग्रेजी में, मेरे पास उसका टाइटल है उस किताब का, और वो मई 31 में बैन हुई। और उसके बाद से इन दोनों को, रामरक्षण सहगल को भी सजा हुई, भविष्य भी बंद हुआ। तो अब अगली दिलचस्प कहानी सुनिए कि कैसे भगत सिंह का जो कहना चाहिए। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाता था कभी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी भी काम से जाता था, तो वहां के एक सज्जन ने, फ्रीडम फाइटर के बेटे ने, हमें एक पोस्ट कार्ड लिख दिया जेएनयू के पते पे कि आप बहुत लिखते हैं, वो हिंदी अखबार में पढ़ते रहते थे। तो अंदाजे से उन्होंने पत्र लिख दिया कि आप कभी अलीगढ़ आए तो मुझसे मिले, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके पास बहुत सारी कुछ सामग्री वगैरह है। तो मैं गया उनके घर, और काफी वो एक लंबी कथा है कि कैसे मैं उनके पास गया। उनके पास भविष्य के 6 महीनों के अंक एक लाल बही में संभाल के रखे हुए थे 80 साल से। मैंने 1931 में उनके पिताजी जब रहे होंगे तो उन्होंने वो संभाल के रखे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे दे दीजिए, मैं इनकी ना फोटो कॉपी करके आपको दे दूंगा। अच्छा, उस व्यक्ति की मैंने उनका जिक्र किया हुआ बकायदा इस बात में। उस व्यक्ति की ये ग्रेटनेस कहिए कि उसने कहा ना जी मैं नहीं करूंगा, मैं खुद आपको करवा दूंगा। उसने अपने पैसे से करवा के उनकी सारी फाइलें जो भगत सिंह के मुकदमे 6 महीने के अंक में जो था वो मुझे दिया, और एडिट करना पड़ा मुझे। वो उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, अशोक जी को मालूम बहुत दिखते हैं उस सारी चीजों में। लेकिन उस व्यक्ति देखो ये कैसे, मैंने 80 साल तक उस आदमी ने, अपने पिताजी ने जो उनके फ्रीडम फाइटर थे, ये भविष्य के अंक संभाल के रखे। भविष्य बैन हो गया तो भविष्य की पूरी फाइलें मुझे आज तक नहीं मिली। मैं खोजता रहता हूँ, इलाहाबाद में बहुत खोजा, बहुत जगह खोजा, पूरी फाइलें आज तक नहीं मिली। लेकिन उस परिवार के पीढ़ियों से मेरा जरूर संबंध हो गया। जब ये किताब 2012 में अशोक जी हम लोगों ने जेएनयू में रिलीज की थी ना, उस वक्त रामरक्षण सहगल परिवार लोग आए हुए थे, मैंने उनके बेटे आए हुए थे। अब तो बेटे भी नहीं रहे हैं उनके बेटे आए, उनके पुत्र वधु हैं, आज भी उनसे मेरा संपर्क है, तो वो अभी शेयर करते रहते हैं। तो ये किताब, मुझे डर ये था कि ये किताब उस वक्त बहुत महंगी छपी थी, बड़ी किताब है 550। इसमें भविष्य के वो सारे 6 महीने के अंकों की चीजें शामिल की गई हैं। अभ्युदय का पूरा बैंड अंक इसमें शामिल है, और क्रांतिवीर भगत सिंह जो सत्य भक्त की हिस्टोरिक एक छोटी जीवनी है वो उसमें शामिल है।
अब मुझे ये लगा कि ये किताब, मैंने बहुत चाहा कि हिंदी के लोग इस किताब की थोड़ी नोटिस लें। रामशरण जोशी तक से मैंने कहा, पंकज बिष्ट तक से मैंने कहा भाई आप लोग जो इतनी बड़ी आजकल करते हो, ये इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। भविष्य वालों ने कितना सहा, अभ्युदय वालों ने कितना सहा, तो इस किताब के ऊपर आपको नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बिना उसके नोटिस लिए हुए भी, सिर्फ फिलहाल ने इसका नोटिस लिया, बिना उनके नोटिस लिए भी मुझे खुशी इस बात की है कि इस किताब का भी तीसरा संस्करण मेरी उम्मीद से ज्यादा वो निकल गया। मुझे ये था कि ये किसी किताब को लोगों ने बहुत नहीं खरीदना है, लेकिन मैंने इस किताब का तो ये पता नहीं कितना संस्करण निकला। मैंने सबसे ज्यादा, अगर कोई किताब भगत सिंह पे किसी भी भाषा में बिकी है तो सबसे ज्यादा ये किताब बिकी है भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भगत सिंह पे लिखी हुई हर किताब के अनेक मैंने मराठी में भगत सिंह के पूरे दस्तावेज जो हमने भगत सिंह रीडर में भी शामिल किए हैं, वो कंप्लीट दस्तावेज मराठी में छपे। मैं पुणे में पिछले दिनों गया तो उस वक्त वो जस्टिस पीवी सावंत ने उसकी भूमिका भी लिखी, अब तो वो नहीं रहे, और उन्होंने ही उस वक्त जो है उसको रिलीज किया था 2008 में पुणे में, और मैं उसमें था। उसका 12वां या 13वां संस्करण निकल चुका, मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे उसके 1-2 का संस्करणों का मालूम था, वो मेरे पास उसकी प्रतियां थी। और इसका भी मैंने जब देखा, और ये भी बड़ी, आपको बताऊं कि कई चीजें सरकारों में रहकर भी लोग अच्छी करते हैं। मैंने इनके कंवर संधू की पुरानी पार्टी के व्यक्ति की बात जिक्र आएगा, वो इनको उस रूप में तो बहुत अच्छा नहीं लगे, लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहता हूँ। 28 सितंबर 2018 को फ्रीडम फाइटर सेल है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो जो गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन फ्रीडम फाइटर सेल है। उस फ्रीडम फाइटर सेल के इंचार्ज गोपाल राय मिश्र है। अच्छा, गोपाल राय पुराने लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा इन चीजों का शौक है। वो एक काम अच्छा करते हैं कि जब भी वो फंक्शन करते हैं अपनी तरफ से, उसमें कोई ना कोई किताब बांटते हैं, मैंने खरीद के सेल की तरफ से। तो 28 सितंबर 2018 में इसका 1000 कॉपी बांटी गई फ्री, उस वक्त जितने भी लोग उसमें शामिल हुए। इनफैक्ट मैं, ये किताब बनी हुई है, ये किताब मुझे अशोक जी ने नहीं भेजी, ये किताब मुझे वहां से मिली जो उस वक्त फंक्शन हुआ था। तो उससे मुझे पता चला कि इसके बाद भी इसका एक संस्करण निकल गया, वो 2022 का संस्करण निकला हुआ है। मेरे पास उस वक्त ये किताब है, मैंने इसको खोला भी नहीं, ये संभवतः 2018 का यह संस्करण है। तो मैंने कहना ये चाहता हूं कि लोकप्रियता, और इसके चलते मैंने बस एक बार आखिरी कहूंगा मैं, क्योंकि इंद्रकार कुमार गुजराल से हमारी भेंट हुई इस सेंस में कि इंद्र कुमार गुजराल, मैं भगत सिंह वाली किताबें लोगों में बांटता रहता था, और मैं उनके पास किताब देने चला गया। तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, अपने वो जिस रेजिडेंस में रहते थे, तो उसमें चला गया, उनको किताब दी। बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत थे, तो उनके मृत्यु के बाद उनके मैंने या तो माँ के मृत्यु पे एक शोक सभा थी या कोई और थी, तो उसमें बहुत कम लोग थे, माने हम लोग 20-25 लोग ही थे। मैं और इंद्र कुमार गुजराल साथ साथ बैठे हुए थे। तो इंद्र कुमार गुजराल ने मुझे कहा, आपने भगत सिंह को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने कहा, मुझे इससे अच्छा कम्प्लीमेंट मुझे और कोई मिला ही नहीं। मैंने सबसे अच्छा कम्प्लीमेंट मैंने जिंदा नहीं किया, जिंदा भगत सिंह अपनी ताकत से हुआ है। और आप ये जो हमने नई जीवनी लिखी है, द लाइफ एंड लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही छापी है, हमने कहा था संपादकों से कि आप ये रिस्क मत लो, मुझसे मत लिखवाओ ये किताब, मैं इतना खिलाफ लिखता रहता हूँ गवर्नमेंट के। तो उन्होंने रिस्क लिया और हमसे लिखवा ली। वो किताब छप भी गई, अंग्रेजी में छप गई, कब तक गवर्नमेंट उसको जारी रखेगी मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें ये सारी सामग्री हमने दी है कि कितना कुछ। और मैं बस आखिरी बात ये कह दूं कि भगत सिंह के ऊपर जब भगत सिंह रीडर हमने बिब्लियोग्राफी तैयार की है, तो उसमें हमने 550 किताबें 18 भाषाओं में उसमें शामिल की थी। आज वो किताबें बढ़कर 600 से ज्यादा हो चुकी होंगी, और उसमें सबसे ज्यादा किताबें 200 से ज्यादा सिर्फ हिंदी में। नंबर 1 अगर किसी भाषा में भगत सिंह पर किताबें छपी हैं तो वो हिंदी में छपी हैं, और पंजाबी और अंग्रेजी में करीब 100 किताबें हैं। करीब पंजाबी में भी 100, करीब अंग्रेजी में भी 100, लेकिन उर्दू में, मराठी में 20-20, 30-30, तमिल में मैंने,
और जो बैंड किताबें हैं, अब वो डॉक्टर गुरदेव सिंह सिद्धू ने उसको एडिट कर रखा है किताब, वो उसका नया एडिशन आने वाला है, द बैंड पब्लिकेशन ऑफ भगत सिंह। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई बैन हुई है गांधी जी पे नहीं हुई, भगत सिंह पे बैन, सबसे ज्यादा किताबें करीब करीब, अब जो नई उनकी अपडेटेड है उसमें या तो 125 है। मैंने भगत सिंह रीडर में 55 किताबें सोची, खाली वो हिंदी की नहीं, वो सारे मिला के 55 किताबें जो मैंने उसमें शामिल की हैं बैंड पब्लिकेशन, उस वक्त 55 की थी। अभी वो बैंड पब्लिकेशन जो है ना और मिलती जाती है उनका। अच्छा, आखिरी बात ये भी बता दूं कि एक किताब तो उन्होंने, मैंने राजवंती जी को भी कहा था कि ये जाती रहती है लंदन, इनकी बेटी है लंदन में, इनको इस बात की सुविधा है, तो इसलिए मैंने कहा आप ये काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। ये CS वेणु की किताब है, इसमें तथ्यात्मक रूप से गलतियां हैं, ये मैं आपको बता दूं, तथ्यात्मक रूप में इसमें गलतियां हैं, लेकिन इसका हिस्टोरिक वैल्यू ये है कि एक तमिलियन ने जो उसमें भगत सिंह के साथ जेल में था, उसने सिरदार भगत सिंह, SIR, सरदार नहीं, सिरदार भगत सिंह नाम से ये जीवनी 31 में लिखी और बैन हुई। लेकिन उसी समय हिंदी में भगत सिंह के नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के साथ पढ़ती लड़की चंद्रावती देवी, मैं पहले उसको चंद्रावती देवी हरियाणा की मिनिस्टर समझता रहा, ये इनसे मैंने पूछा भी नहीं, वो अलग है। चंद्रावती देवी नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के साथ पढ़ती थी, उन्होंने हिंदी में भगत सिंह की जीवनी लिखी, जो मेरे ख्याल में प्रमाणिक जीवनियों में से एक होगी, क्योंकि उनके साथ पढ़ती थी, उनके साथ रहना सहना जो भी कॉलेज के दिनों का था। तो मैंने इनसे कहा कि आप उस किताब को भी ले आइए और हिंदी में उसको छुपाए, अगर ये नहीं लाएंगे तो मैं कोशिश करके लाऊंगा। मुझे और एक आखिरी चीज और बता दूं, शिव वर्मा जो भगत सिंह के साथी थे, जिनकी किताब संस्मृतियां बहुत ज्यादा मशहूर है, शिव वर्मा 90 साल या 85 साल के ऊपर की उम्र में लंदन इसलिए गए कि भगत सिंह से जुड़ी सामग्री कलेक्ट कर सके। वहां किसी कामरेड के घर में रहे, उनकी आंखें खराब हो चुकी थी, कोई आदमी उनको ब्रिटिश ऑफिस लाइब्रेरी लेके जाता था, वहां बैठ के उन्होंने सामग्री कलेक्ट की। उनके सारे नोट्स आज हमें मिल नहीं रहे, क्योंकि शिव वर्मा के देहांत के बाद वो उनके परिवार में, उन्होंने अपने घर में सब रखे हुए थे, पता नहीं तो उनको दिमक खा गई, पता नहीं वो बचे हैं या नष्ट हो गए हैं। लेकिन हमारी भी इच्छा यही है कि मैं भी 75 पार हो गया हूं कि एक बार लंदन जरूर जाना है, और जो काम शिव वर्मा कर रहे थे वही मुझे भी करना है। उसको आगे जितनी सामग्री वहां से कलेक्ट हो सके उसको कम से कम कैटेलॉग करना है, और उसको करना है, उसमें जो चीज छप सके उसको छपवानी भी है। बस मैं इतनी सारी, मैंने बहुत बिखरे हुए ढंग से अपनी बातें कही हैं, लेकिन कंवर जी, हाँ, ये बस कंवर संधू वाला जो प्रसंग है वो जरूर मैं कहूंगा। असल में अभी पिछले दिनों एक मेरा कोई इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा, तो उस पर इंडियन एक्सप्रेस वालों ने एक फोटो भगत सिंह की, बहुत रेयर फोटो, जो किसी ब्रिटिश या किसी विदेशी उसकी फोटो की खींची हुई है, तो उसको देखकर अमरजीत चंदन को बहुत गुस्सा आया लंदन से बैठे हुए। तो उसने कहा ये किसने की है? मैंने कहा भाई इंडियन एक्सप्रेस वालों ने छापी, मुझे तो मालूम नहीं। तो मैंने कहा आप इंडियन एक्सप्रेस को लिखो। तो उसने कहा ये कंवर संधू के पास था ये फोटो, तो उन्होंने कैसे छापी? तो मैंने कहा मुझे क्या मालूम कि इंडियन एक्सप्रेस के रिकॉर्ड में हुई या कैसे हुई, अब कंवर संधू उसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। लेकिन ना वो बड़ी रेयर पेंटिंग है, वो पीली पगड़ी वाली ही है, लेकिन है पेंटिंग, लेकिन वो किसी विदेशी की बनाई हुई पेंटिंग है, जो बड़ी रेयर तरीके से इन्होंने कंवर संधू ने कलेक्ट की हुई थी। तो अब मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं कि उस कहानी को ये आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। शुक्रिया सुमन जी। मैं बिना देरी के कंवर संधू सर को यहाँ पे बुला रहा हूँ कि वे आए और अपनी बातचीत रखें। कंवर संधू जी। धन्यवाद। अभी हमने चमन जी को सुना, जितनी स्कॉलरशिप इनकी है या सुजीत की है या मिस मान की है, वो तो मेरी नहीं है। मैंने मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतने की है शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर, जितने की एक आम आदमी की, अपने देश के किसी नागरिक की होगी।
मैं सिर्फ जो मैंने पिछले करीब 40 साल में बतौर जर्नलिस्ट और मेरी ब्रीफ सी जो जर्नी सियासत में रही है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जो आप पहले पेंटिंग की बात कर रहे हैं, वो असल में मेरे बेटे करण के एक मित्र बन गए थे जब चंडीगढ़ में थे। ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट हैं एक, वो उनको किसी शॉप पे मिल गए जहाँ पे वो जो पेंटिंग्स हैं उनकी फ्रेम करवा रहे थे, तो वो दोस्त बन गए। और वो अब तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन पुराना उनका बैकग्राउंड आयरिश बैकग्राउंड है। वो हमारे घर में आए तो वहां पे एक पेंटिंग लगी हुई थी भगत सिंह की। उसको देख के कहते कि ये कौन है, तो मेरे बेटे ने उनको बताया कि ये हमारे बहुत रेवोल्यूशनरी हमारे हीरो हैं। तो उन्होंने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने ऑफर किया कि मैं इनकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं। डैनियल नाम के आर्टिस्ट हैं, यंग मैन। वो असल में बहुत इम्प्रेस थे पंजाबियों से। ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो वो कहते थे कि मैं पंजाबी से बड़ा इम्प्रेस्ड हूं, क्योंकि जब सारे ऑस्ट्रेलियंस गोरे लोग सो जाते हैं तो द ओनली पीपल ऑन द स्ट्रीट्स आर द पंजाबीज हु आर प्लाइंग टैक्सीज, ड्राइविंग ट्रक्स, वर्किंग वेरी सो हार्ड। सो यू वेरी इम्प्रेस्ड बाय द पंजाबी। सो इनफैक्ट उन्होंने काफी पेंटिंग्स बनाई भी हैं पंजाबीज के ऊपर बाद में। शायद एक एग्जीबिशन भी चंडीगढ़ में हुआ था। तो डैनियल ने फिर ये पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग मेरे घर में है अभी भी। तो शायद उसी का जिक्र कर रहे थे, किसी ने उसको शायद छापा होगा कभी, तो वो ही शायद जिक्र, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में। तो वो उनका दिस इज हाउ ही लुक्ड एट भगत सिंह। इट्स अ वेरी वेल डन पेंटिंग। किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन आई थिंक इन माय ओपिनियन इट्स अ वेल डन जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड टू ओन दैट, स्पेशली बिकॉज यू नो ही इज मेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माय सन। भगत सिंह की जब बात करते हैं तो सवाल जो पिछले मैं 40 साल से, जब से मैं जर्नलिज्म में हूं, तो मैं सुन रहा हूं कि भगत सिंह की रेलेवेंस क्या है, अभी कोई रेलेवेंस है कि नहीं है। जो मैं देखता हूं, मेरा अपना मानना है कि उनकी रेलेवेंस है भी और नहीं भी। मैं कहता हूं कि उनकी रेलेवेंस नहीं है। वो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जिस तरीके से भगत सिंह का नाम इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से उनका नाम मिसयूज हो रहा है, मेरी अपनी जमात से जो हमारे सियासी लोग जो जैसे उनका नाम मिसयूज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो छोड़ दें तो बेहतर है। दो लफ्ज जो हैं, वर्ड्स जिनका सबसे ज्यादा मिसयूज जो वर्ड्स हो रहे हैं, वो है रेवोल्यूशन, क्रांति। और वो भगत सिंह का नाम जोड़ के कहते हैं कि जैसे वो क्रांति लाए थे, हम वैसी क्रांति लाने जा रहे हैं। ना तो वैसी क्रांति ये लोग ला सकते हैं, ना कभी आएगी। दूसरा जो स्लोगन जिसका मिसयूज हो रहा है वो है इनकलाब जिंदाबाद। मैं जब सियासत में था, पार्टी में था, मैं उस समय भी इतराज करता था कि ये हम स्टेज के ऊपर ना बोलें इनकलाब जिंदाबाद। हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है, हैसियत ही नहीं है कि हम इनकलाब जिंदाबाद को जिंदा कर सके। सो व्हाई आर वी मिसलीडिंग द पीपल। और मुझे बड़ा अफसोस आता है जब मैं देखता हूं कि अभी भी जो हमारे कई लीडर्स हैं, वो नाम सुबह शाम कैबिनेट मीटिंग की बेसिक जो उसकी ब्रीफिंग होती है उसके समय में उसका नाम मिसयूज करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि अगर इन नारों की रेलेवेंस अब नहीं है, लेकिन भगत सिंह की रेलेवेंस बहुत है। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी एक्शंस बिल्कुल, और उनकी पालना करने की हमें वाकई जरूरत है। बड़ा अफसोस है कि पिछले करीब खास करके 15-20 सालों से सरकारों ने बाकी तो क्या करना था, लेकिन भगत सिंह का नाम खूब इस्तेमाल किया, बहुत सारे पार्टीज ने और बहुत सारे लीडर्स ने, हमारे बहुत सारे साथियों ने। जो असल में सरकारों को करना चाहिए था, वो मैं सुन रहा था चमन जी को, और जो बात निकल के आ रही थी कि जो आजादी के बाद जो सरकारों को करना चाहिए था, केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार को, वो शायद उन्होंने नहीं किया। वो ये था कि जो भगत सिंह की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, लिखते थी, जो उन्होंने काम किए, उनको कंपाइल करते। अगर चमनलाल जी जैसे लोग ना होते तो शायद अभी तक हमारे पास, या अमरजीत चंदन, ये लोग ना होते तो जो अभी भी ये
लिखते हैं कंपाइल हुई हैं, ये शायद अभी किसी के पास नहीं होती। एंड द लीस्ट दे कैन डू नाउ इज एटलीस्ट पॉपुलराइज द कमांड, जो कंपाइल की हुई किताबें हैं उनको एटलीस्ट बांट तो सकें। ठीक है, 1000 कॉपी गोपाल राय ने बांट दी, पर व्हाई कांट दे बी सेंट टू ऑल लाइब्रेरीज इन द कंट्री? Why can't they be sent to all school libraries, college libraries, university libraries in our own Punjab? इसकी तरफ तो शायद किसी का ध्यान अभी नहीं आया है। मुझे याद है, मैं उस समय डे एंड नाइट टीवी चैनल चलाता था। 27 मार्च 2011 उस दिन हमारे साथी मनप्रीत सिंह बादल ने एक नई पार्टी का गठन किया था, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। हमें भी वो चैनल के ऊपर बहुत चलाया, और मैं टुडे आई प्लीड वेरी गिल्टी ऑफ हैविंग डन दैट ऑनेस्टली, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू मिसलीड द पीपल, ही वाज ट्राइंग टू मिसलीड द पीपल एंड वी फॉलोड सूट, वी जॉइंड इन। उस समय मुझे याद है कि उन्होंने मिट्टी उठाई, मिट्टी की सौगंध खाई कि हम भगत सिंह की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, उनके जो नक्शे कदम है उनके ऊपर चलेंगे। और खटकर कला में फंक्शन था, बहुत काफी भीड़ थी, मेरे ख्याल कम से कम 1.5-2 लाख लोग इकट्ठे किए हुए थे उन दोनों ने। और उन्होंने, मुझे ये भी याद है कि शायद एक लोटा लेके उसमें उन्होंने मिट्टी डाली भी कि हम गांव गांव लेके जाएंगे, हमेशा इसको अमर करेंगे। 1 साल बाद पंजाब में इलेक्शन हुई, उनकी पार्टी हार गई। 2 साल बाद वो किसी और पार्टी में चले गए, वहां भी हार गए, फिर तीसरी पार्टी में चले गए। अब वो, what I'm trying to say is that from a Panthic party to a pseudo secular party to a party which now swears by Hindutva. So this is the journey of people who were supposed to uphold the legacy of Bhagat Singh. This is the tragedy of our modern day politics. बट मैं सिर्फ मनप्रीत सिंह बादल को ब्लेम नहीं करूंगा, यही हाल करीब करीब सभी पार्टियों का है, सभी लीडरों का है। मुझे याद है जब मैं ट्रिब्यून में था, 2013 की बात है, तो मेरे को भगवंत मान उस समय नए नए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, आम आदमी पार्टी, तो मेरे को मिलने आए, या मेरी जो पदवी थी उसको मिलने आए। तो इन्होंने पगड़ी, केसरी पगड़ी पहनी हुई थी भगत सिंह, तो मेरे को कहते कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छे लग रहे हो। तो कहते कि मैं अब ना रोज बांधा करूंगा इसको, क्योंकि हमने भगत सिंह को जिंदा करना है। तो मैंने कहा कि ये बड़ी खतरनाक चीज करने जा रहे हैं आप, किसी दिन ये ना हो कि यही आपको ले डूबे। आई स्टिल रिमेंबर टेलिंग हिम दिस। So he said, what do you mean? I said, listen, Bhagat Singh was a great man, so let us try and do a bit of what he did. Let's not try and follow him. We can't do it. But unfortunately, this continues, and I hope I'm proved wrong and it doesn't happen what I said. But मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है शहीद आजम की, वो ये है कि कुछ चीजें हम अगर उनकी आइडियल्स को, उनकी विचारधारा को फॉलो करें तो कुछ चीजें हो सकती हैं। अगर कोई भी सरकार ये कहती है कि हम उनके आइडियल्स को अपहोल्ड करेंगे, क्योंकि अपहोल्ड सिर्फ फोटो लगाने से तो होगा नहीं, जैसे सरकारें कर रही हैं। देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन इजीली डू। एक क्रांति जो है, रेवोल्यूशन कैन नॉट कम इन जस्ट बाय द ट्रांसफर ऑफ पावर की एक पार्टी आ गई, वो पार्टी को कुछ कर भी दिखाना होगा। एंड देयर आर कपल ऑफ थिंग्स वी कैन एक्चुअली डू। मैं सोच रहा था कि क्या चीजें हो सकती हैं जिससे वाकई लगे कि आप यू कैन एक्चुअली, यू कांट ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन, नॉट डू वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन, बट यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग अबाउट अ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, पिछले करीब मैं ये 30-40 साल से देख रहा हूं कि पंजाब में कोई भी सरकार आए, करीब हफ्ता 2 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सरकारें जो हैं वो दे आर नॉट एबल टू, जो प्रॉमिस करते हैं, जो वादे करते हैं, जो वो उनको पूरा नहीं कर पाते। नाउ
अगर हमने वाकई ही वी हैव टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ भगत सिंह, द लीस्ट वी कैन डू इज एक सिस्टम बना दें कि हम संवाद करेंगे। कोई भी पार्टी हो वो कहें कि हम संवाद करेंगे, नोबडी विल नीड टू प्रोटेस्ट। हर डिपार्टमेंट में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बना दें। सो इससे एक शुरुआत हो सकती है, सो दैट पीपल डोंट हैव टू प्रोटेस्ट ऑन दी कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट। The other thing, we all know that Bhagat Singh died fighting against the draconian laws. उन दोनों में भी सेडिशन का लॉ था, जिसे हम 124B अब कहते हैं, देशद्रोह अभी भी है। उन दिनों में भी देवर इमरजेंसी लॉज, उसके बाद हमारे टाडा भी आया, पोटा भी आया, अब UAPA आ गया है। सो इफ अ गवर्नमेंट एक्चुअली swears to follow the ideals of Bhagat Singh and his comrades, the least that you can do is give instructions to the police that we will not book anybody under UAPA. Let the government of India do it, हम नहीं करेंगे। The least that you can do is say that nobody in Punjab will be put behind bars for sedition. The least that you can do is say that under IPC section 149, जिसमें unlawful assembly is not there's a case registered if you get together in areas जहाँ पे 144 लगता है या whatever. So कि कोई भी इंसान जो है 149 के अंडर अरेस्ट नहीं होगा। These are very simple things that you can do, but then you will need to change the way you govern people. जो मैंने भगत सिंह की कुछ थोड़ी बहुत लिखतें पढ़ी हैं, जैसे उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे यंग लीडर्स को, उन्होंने कहा था कि अगर हमने वाकई बदलाव लाना है तो हमें जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, प्रोडक्शन का सिस्टम है, उसको बदलना होगा। Am I right? आफ्टर ऑल जितनी फैक्ट्रीज हैं उसमें सभी में लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है, कॉमन आदमी की एक्सप्लॉयटेशन होती है। नाउ दिस कैन बी वेरी इजीली, एक अच्छा स्टेप लिया जा सकता है। यू कैन मेक अ बिगिनिंग। For example, if you start cooperative farming, if you start cooperative industries where everybody has a stake, but we are not getting into that area. हम तो निवेश लाने के लिए अभी भी कभी बॉम्बे, कभी कहाँ भागते फिरते हैं, वो भी करिए, लेकिन I think these are the things which you can very easily do. Have start cooperatives in the villages, start cooperative farming and things like that. दूसरी बात है कि इंसाफ, क्योंकि ये लोग इंसाफ के लिए लड़ते रहे, इंसाफ दिलाना जो है, somebody has to make a beginning. बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि बाकी लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा, भगत सिंह के अपने परिवार को इंसाफ नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। वे बैक इन 1989 when I was, उन दोनों में मैं इंडिया टुडे के साथ काम करता था, तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा वाकया हुआ था हुशियारपुर जिले में। वहां पे भगत सिंह की सिस्टर का परिवार रहता था, अभी भी रहता है। गांव का मुझे नाम याद नहीं है, प्रकाश कौर की सन इन लॉ, कुलजीत सिंह दत्त। ही वॉज पिक्ड अप बाय द पुलिस एंड किल्ड इन अ फेक एनकाउंटर। आई रिमेंबर रिपोर्टिंग अबाउट इट, एंड आई हैव एक्चुअली बीन रिपोर्टिंग। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। आई वाज जस्ट अबाउट 5 or 7 years or 10 years in journalism, and I am almost virtually retired from the profession. पर अभी भी उस केस का अभी तक क्लोजर नहीं हुआ। 1989 में ये केस हुआ, कम से कम उसके बाद 10-15 सरकारें बदल गई, प्रेसिडेंट रूल आ गया, सरकारें बदल गई, और 2014 में यू बी सरप्राइज, उस केस में जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स थे, दोषी पुलिस ऑफिसर्स को सजा क्या मिली? 5 साल। और 5 साल सजा भी उन्होंने नहीं काटी। फाइनली सरकार ने 6 महीने के बाद उन लोगों को रिमिशन देकर छोड़ दिया। पिछले महीने भगत सिंह का जो परिवार है, उनकी बहन का जो परिवार है, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे कि हमें इंसाफ दीजिए, उन बंदों को वापस जेल डालिए। इट हैज टेकन अस 30 years to get justice, and this is the justice we have got. I don't think they got an appointment with the chief minister.
So this is the state of affairs of those who claim to uphold the legacy of the Shahid Azam. So मेरा कहने का मतलब ये है, I'm only sharing some of my experiences. I think I'm only trying to say is कि अब नारे लगाने की बजाय एक्शन कुछ करने की जरूरत है. I think that is what the need of the hour is. The relevance of some of these martyrs today is that they need to be remembered fondly, and remembered for their ideals. Thank you very much. Thank you for laying everything there. Very nice. लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बात आपकी पूरी हुई नहीं है. ये एक लेख के शक्ल में एक चीज आनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं भगत सिंह की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए. टाइम की वजह से शायद आपने बीच में छोड़ दिया. चलो we'll leave it for another time. हम लोग जब छात्र जीवन में थे तब गाते थे, एक गीत चलता था, उधर हो सकता है इधर भी चलता रहा हो, कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी के, देशभक्ति के लिए सजा मिलेगी, सजा आज भी फांसी की. तो वो जिन सरकारों से जो है जो उम्मीदें रख रहे हैं, जो है उन उम्मीदों को कुचलने वाले लोग हैं. हर तरह से क्या उम्मीदें पूरी करेंगे, करें तो क्या बात हो. तो इस सुंदर शाम के लिए चमनलाल जी, कंवर जी, सुजीत जी और राजवंती जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. ये शाम यहीं पर समाप्त हो रही है. कल हमारे कार्यक्रम यथावत रहेंगे. कल 4:30 बजे से काव्य पाठ है, और जिसमें कई निरुपमा दत्त और दूसरे कई कवि अपनी कविताएं पढ़ेंगे. और 5:30 बजे पीयूष मिश्रा के नए उपन्यास तुम्हारी क्या औकात है, पीयूष मिश्रा आत्मकथात्मक उपन्यास है, उसका लोकार्पण है. और उस अवसर पर उनसे बात करेंगे प्रख्यात सिनेमा निर्देशक, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप. आप कल भी आए. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.